बिलतकल्लफ टॉक शो में ताहिर गोरा आपको वेलकम कहता है। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स कि हम हर बार बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर खुल के बिलतकल्लफ ढंग के साथ बातचीत करते हैं। और आज हम बातचीत कर रहे हैं दुनिया के एक नए उभरते हुए मसला पर, वो है मल्टीकल्चरलिज़म। मल्टीकल्चरलिज़म की टर्म अब यूज़ हो रही है दुनिया में, और हम ये समझ रहे हैं कि एक दूसरे कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रह सकते हैं। मगर सच ये है कि जब से इंसानों की हिस्ट्री हमारे पास है, लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ अपने डिफरेंसेस के साथ जीते चले आए हैं। मगर अब दुनिया की पॉपुलेशन ओवर 6 बिलियन, क्लोज टू 7 बिलियन है, और विद द मैस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। इस जुड़त के साथ साथ हम माइग्रेट करते हुए एक धरती से दूसरी धरती तक पहुंच चुके हैं, और दुनिया सिकुड़ गई है और एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और उसमें ये नई टर्म मल्टीकल्चरलिज़म एक बज़ टर्म है, मगर ये रियलिटी हमेशा से है। और इस पे बातचीत के लिए मैंने स्टूडियो में दो बहुत ही महान हस्तियों को आज बुलाया है। मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं बहुत ही मोहतरमा अरुणा पैप, और उनके साथ हैं राकेश तिवारी जी। राकेश भाई हमारे जर्नलिज्म की दुनिया के एक माने हुए नाम हैं, और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। और अरुणा दीदी ऑथर हैं, और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविज़म की दुनिया में इनका एक बहुत ही वसी तजर्बा है। ओवर 35 ईयर्स से ये अपने राइट्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं। मैं दोनों दोस्तों को स्टूडियो में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। और मैं अरुणा आपसे बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी जब मैं इसका परिचय करा रहा था मल्टीकल्चरलिज़म का, और हम सब इंडियन हेरिटेज के हैं। मैं बार बार कहता हूँ, दो वाज बॉर्न इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान इटसेल्फ इज फ्रॉम इंडियन हेरिटेज। हम सब इंडियन हेरिटेज के हैं, और मैं भी प्राउड इंडियन हेरिटेज का हूँ, आप भी हैं। अब हम कनाडा में रहते हैं सभी, और हम एक तरह से इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं। तो अरुणा, आप बात शुरू कीजिए कि आप मल्टीकल्चरलिज्म को किस तरह देखती हैं? मैं कनाडा में 72 में आई थी, तो उस वक्त मल्टीकल्चरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था कनाडा में। पियर ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त हम लोग जो इमिग्रेंट्स थे, हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई कि भाई अब सब लोग जो हैं हमारे बारे में जान जाएंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। लेकिन जिस तरह से पियर ट्रूडो ने सोचा था अपने दिमाग में कि मल्टीकल्चरलिज्म कनाडा में कैसा मनाया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, मेरा ख्याल है उस तरह से ये नहीं हुआ। और उसके बारे में किताबें भी लिखी गई हैं कि जो उनके ख्याल थे जो कनाडा कैसी मुल्क बनेगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से, और वो अपना इलेक्शन हार गए थे उस वक्त। तो उस वक्त जो नए लोगों ने ये नई चर्चा शुरू की, उसमें इमिग्रेंट औरतों का कोई भी हिस्सा नहीं था। और उस वक्त हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे वो सिर्फ आदमी लोग थे। तो उन्होंने जाके जो पॉलिसीज़ बनाई मल्टीकल्चरल के अम्ब्रेला छाते के नीचे, वो औरतों जो इमिग्रेंट औरतें हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ी। उन्होंने ये कहा कि हमारा कल्चर जो है समोसास और साड़ीज़ एंड डांस, बस यही है। तो जहाँ भी ढेर सारे गोरे लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ हमें नचाने के लिए चले जाते थे, और समोसे घर से बना के लेके आते थे। तो इसको मल्टीकल्चरल नाम दिया गया। मेरी स्ट्रगल हमेशा ये रही है कि जो इस नाम के नीचे औरतों को और औरतों के इश्यूज़ और बच्चों के इश्यूज़ बिल्कुल कवर कर दिए गए, और यहाँ तक कहा गया कि हमारी कम्युनिटी डोमेस्टिक वायलेंस होती नहीं है। हमारी तो गॉडेसेस औरतें हैं, हम माँओं की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप पुलिस की रिपोर्ट देखें तो रोज़ रोज़ इतनी मारपीट होती थी हमारी कम्युनिटी में। तो हमें कहा गया कि तुम चुप रहो,
तुम चुप रहो, तुम हमारे बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम हमारे डिसऑनर कर रहे हो, तो औरतों को बिल्कुल सामने नहीं आने दिए, सिर्फ नाचने के लिए। सो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से शुरू हुआ, और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि नहीं, हम भी कनेडियन हैं, हमारे भी राइट्स हैं, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म आज जो है कनाडा में, वो चार्टर ऑफ राइट्स के अगेंस्ट है। एंड आई विल टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर। आपने शुरुआत बहुत ज़ोरदार अंदाज में की, और यही हम चाहते हैं कि यही कैंडिड टॉक हो हमारे शो में। अरुणा पैप ने बात आपकी तरफ मोड़ी है, और आप बात को किस तरफ लेके जाएंगे राकेश भाई? देखिए, पहली बात तो ये कि मुन्ना जी, जैसा मैंने 72 के बाद में, जैसे इन्होंने कहा 72 में आए, मैं तो 68 में पैदा हुआ, तो उस लिहाज से मैं 4 साल का होंगे जब यहाँ ही होंगी तब, तो उस लिहाज से बिल्कुल वेटरन है, बावजूद उसके कि लगती बिल्कुल नहीं है, और आप इन्हें दीदी कहते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू मल्टीकल्चरलिज्म की एक छोटी सी बात, तभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जब हम लोग बात कर रहे थे फेसबुक और बाकी चीज़ों की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई जिसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया। मैंने आज ही देखा बल्कि उसे, और उनके डीएनए के में कहाँ वो बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं था कि 100% कहीं एक जगह पे, लेकिन मोस्टली कहाँ पर। तो उसमें जो किसी भी एथनिसिटी से, चाहे वो कलर्ड हों, जिन्हें ब्लैक कहा जा सकता है, वाइट कहा जा सकता है, चाइनीज़, जो भी डिफरेंट, और उससे पता लगा कि आप आज की तारीख में कोई सो कॉल्ड प्योर रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, लिया गया और ये देखा जा सकता है, और उसमें सभी आप भरे हुए। तो दरअसल पॉइंट मेरा ये है कि हम हैं ही मल्टीकल्चरल, आपके डीएनए में मल्टीकल्चरलिज्म है बेसिकली। आज की तारीख में कोई अपने आप को अगर एक कहे, कोई भी रेस अपने आप को कहे, कोई भी मुल्क कहे कि नहीं हम प्योर हैं सो कॉल्ड, अपने आप में ऐसी कोई शुद्धता वाली बात नहीं है, एक चीज़। दूसरे नंबर पर रहा सवाल, जब हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो कनाडा में निस्संदेह मैं अरुणा जी की इस बात से सहमत हूँ कि पियर ट्रूडो लेकर के आए, मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर के आए, और उसके बाद में ऑब्वियस रीजंस के साथ में पॉलिटिक्स, चूँकि वो भी एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनको भी वोट चाहिए थे, और उनकी उस मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी के कारण एक लंबे अरसे तक लिबरल पार्टी ने उसका खूब सुख भोगा, एंजॉय किया पावर को। वो तो आज भी कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं किसी हद तक में, बहुत हद तक वो आज भी कर रहे हैं इस लिहाज से। लेकिन हकीकत में आज जिस तरह से कम्युनिटी हमारी बढ़ी है, जिस तरह से आवाज़ हमारी बुलंद होनी चाहिए, जैसे अपने महिलाओं की आपने बात की, आज मैं अगर एक बात मुझे एक एज ए इमिग्रेंट जब मैं यहाँ पर आया, उसके बाद में जो लोग आ रहे हैं, ये बात परेशान मुझे करती है कि कैनेडियन सिस्टम इनवाइट करता है, वेलकम करता है फॉर वर्किंग वीज़ा, फैमिली वीज़ा, दिस वे दैट वे, बुलाया जाता है और उठा करके छोड़ दिया जाता है। वो व्यक्ति अपने आप में, चाहे उसकी कोई भी योग्यता कुछ भी हो, और उसके अंदर उसको पता, उसको खुद ही अपने रास्ते तय करने होते हैं, उस बीच में अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा उसका चला जा चुका होता है। तो इमिग्रेंट्स के या जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उनके लिए अभी भी गवर्नमेंट का जो सेटअप, कोई रूल की उनको कुछ सपोर्ट किया जाए कि कहीं से उनको चाहे जॉब से लेकर जो ओरिएंटेशन है, जो इंटीग्रेशन है कम्युनिटी के बीच में, जो कैनेडियन सोसाइटी के बीच में, वो एकदम टोटली लैक करता है। तो कल्चरलिज्म का जो अम्ब्रेला है, माफ़ कीजिएगा, उसमें खाली तार दिख रहे हैं मुझे, वो जो फैब्रिक है वो गायब है। तो अगर पानी पड़ रहा है तो सीधे जो आया हुआ व्यक्ति उसके ऊपर पड़ रहा है, धूप है तो बर्फ़ जो कुछ भी है वो सीधे डायरेक्ट उसके सर पर पड़ रही है। लेकिन उसका अदर देन कि आप कनाडा में आ गए हैं और आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं कि आप हैं कौन, आप क्या इंडियन हैं, इंडो कैनेडियन हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन हैं, ओके, और हर जगह आप अपने उस सवाल को लेकर जूझ रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो 35 साल, मेरे 35 साल हो गए मुझे नॉन प्रॉफिट में काम करते करते। मैंने 3 एजेंसी शुरू की हैं, और इन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि जब ये मल्टीकल्चरल पॉलिसीज़ बन रही थी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वो थे, आदमी थे लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, राइट, और उन्होंने जाके सेटलमेंट एजेंसीज खोल ली, इनको ढेर पैसा मिला, नॉन प्रॉफिट शुरू हो गई। 1980
1980s में 1990s में इतनी नॉन प्रॉफिट बनी देसियन लोगों की, इमिग्रेंट लोगों की, और आदमियों ने अपने अपनी एम्पायर शुरू कर ली, छोटी छोटी, खूब पैसा बनाया। और जो ये कह रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत थी उस गाइडेंस की, इंटीग्रेशन की, सेटलमेंट की, उनको वो रास्ते नहीं दिए, उनको वो रास्ते नहीं बताए कहाँ जाना है, क्यों। अपने अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज़ को, सारों को चौधरी बना दिया, सबको नौकरी बना दिया, एंड इट बिकेम अ पर्सनल मनी मेकिंग मशीन। तो एक बात तो ये हुई, और जो सचमुच में इस मल्टीकल्चरल पॉलिसीज़ के हकदार थे उनको वो हक नहीं मिला, उन्हें धक्के खाने पड़े। सो ये जो बात कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हमारे नेबरहुड में कौन सी एजेंसीज हैं, मैं कहाँ जाऊँ, धक्के खाने पड़ते हैं लोगों को, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम उससे दूसरा ये है कि उनको चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट चुप से पैसे दे देती है, लेकिन उनकी ऑडिटिंग नहीं होती, उनसे पूछा नहीं जाता। वही लोग 10 साल उसी उनका नाम वही आते हैं, वो कोई नाम नया नहीं है इनकी किताबों के ऊपर। तो उनकी ऑडिटिंग क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? कि उनको कहेंगे ये रेसिस्ट है, ये हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है। सो मल्टीकल्चरल की जो एक गिफ्ट है वो ये है कि देसियों को इतना बड़ा, देसियों को, इमिग्रेंट्स को इतना बड़ा बेसबॉल बैट मिल गया है जिसको कहते हैं रेसिज्म। कोई भी इंसान हो उसको मार सकते हैं, उसको कहते, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, वो पूछे भी तुम कौन हो, कहाँ हो, तो उसको कहते हैं तू तो मैं रेसिस्ट है, उसको जॉब ले, यू नो। सो इट हैज़ बिकम, सचमुच में सारी दुनिया में रेसिज्म है, कनाडा में भी है, और इट इज़ वेरी सीरियस इशू। हाँ, इसका, लेकिन हम लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो वो ऑडिट नहीं होता, गवर्नमेंट पूछती नहीं है, देखते नहीं है कि भाई ये पैसा जो है कहाँ जा रहा है, कहाँ सर्विसेज जा रही हैं। So, it's a great point. मैं आपको टोक रहा हूँ, बात को एक और तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि रेसिज्म के नाम पे मल्टीकल्चरलिज्म एक बिजनेस भी बन गया जी। और मल्टीकल्चरलिज्म पे जब बात शुरू आपने की, आपने कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म को जैसे एक शो केस बनाने की कोशिश की जा रही है, कि जैसे कोई जू है उसमें हम दिखाना चाह रहे हैं डिफरेंट तरह के लोग, कि भाई ये भी देख लो, ये भी ये इस तरह के हैं, इस तरह के दे। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म पे आपने बात शुरू करते हुए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि जो वेमेन जो थी उनको मल्टीकल्चरलिज्म ने पीछे, खासतौर पर ये नई एथनिक कम्युनिटीज़ ने पीछे धकेला। मैं जो बातचीत करना चाह रहा हूँ आप दोनों दोस्तों से, ये सारी तो करना चाह ही रहा हूँ जो हम कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है उसको भी थोड़ा सा टच करूँगा। अगर ये ऐसी बातें हैं इस पर हम 10 शो भी करें तो कम है। लेकिन आप अरुणा ये बताइए, इस सारे एक्सपीरियंस में क्या आप समझती हैं कि क्या फिर मल्टीकल्चरलिज्म वेमेन राइट्स के लिए पर्टिकुलरली और स्पेशली वेमेन ऑफ विजिबल माइनॉरिटीज़, जैसे हम एशियन कम्युनिटीज़, फिलिपीन, कोरिया, चाइना, हमारे साउथ एशिया के, इनको फ़ायदा हुआ या इस उनको नुकसान हुआ इससे? जिन औरतों के साथ मैंने काम किया वो साउथ एशिया से, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और जो दूसरी कम्युनिटी, दूसरी कंट्रीज से आई हैं लेकिन साउथ एशियन है। तो क्या हुआ, मल्टीकल्चरलिज्म में के पॉलिसीज़ बन गई कि मल्टीकल्चरलिज्म के जिसका भी कोई भी कल्चर है, इट इज़ अ सेक्रेड काउ, इसको कोई छुएगा नहीं। एवरीबडी इन कनाडा, उसको ये राइट है कि वो अपने कल्चर जो है उसको प्रैक्टिस करे जिस तरह वो चाहे। तो क्या हुआ हमारे कल्चर में, तो औरतें जो हैं सारी दुनिया में अब्यूज़ होती है और सेकंड क्लास सिटीज़न देखी जाती, लेकिन हमारी कल्चर्स में ज़्यादा ही होता है कि औरतों को सबमिसिव करके रखा जाता है, कंट्रोल करके रखा जाता है। तो उस टाइम उन्होंने कहा ये हमारा कल्चर है, हमारी औरतें घर में रहेंगी, वो ऐसा करेंगी और गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती, पुलिस कुछ नहीं कह सकती, हम उनको मार सकते हैं, हम उनकी शादी भी कर सकते हैं, चाहे उनकी 16 साल की उम्र हो, चाहे 14 साल की उम्र हो, तुम हमें कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से मल्टीकल्चरलिज्म ने हमें एक जेल में बंद कर दिया। जो बहुत सी औरतें जो आज़ाद थीं, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, मैं तो नहीं थी लेकिन वो थी, वो भी उस जेल में बंद हो गई। तो यहाँ हो गया मल्टीकल्चरलिज्म। लेकिन कनाडा चार्टर ऑफ राइट्स कहता है कि औरतें जो हैं इक्वल हैं,
आदमी को लेके। लेकिन अब ये कह रहे हैं तुम ब्राउन हो, तुम देसी हो, तुम इमिग्रेंट हो, तुम्हारे लिए ये इक्वालिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये सिर्फ गोरों के लिए है। तो ये जो लड़ाई जो है बहुत देर से हमें इसमें पार्ट नहीं लेने दिया क्योंकि हमारे स्पोक्स पर्सन वो लोग थे जो हमें बंद करके रखना चाह रहे थे। सही, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा समझना चाहूँगा क्योंकि आपके पास में काफ़ी अनुभव है यहाँ का, प्रैक्टिकल लाइफ का, बाकी चीज़ों का। जहाँ तक मेरी समझ है कि कानून कहीं गैर बराबरी नहीं कर सकता, और मल्टी कल्चरलिज्म पॉलिसी के तहत जहाँ तक जो मेरी समझ है वो एक इंटीग्रेशन की है, आपको इक्वल राइट्स देने की बात हुई है, लेकिन साथ में जो कल्चर और वैल्यूज़ आप ले करके आ रहे हैं उसको आप कहीं प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन वो क्लैश ना करें इक्वल आइडेंटिटी के साथ में, इक्वलिज्म के साथ में, बराबरी के साथ में, वो कहीं क्लैश ना करे। इसका भी मेरे ख्याल है कानून इसकी देखभाल करता है। ये कानून अब शुरू हुआ है, 30 साल पहले नहीं था, पहले नहीं था। जी, मैं देखिए बात ये है कि मैं इसको बात को इस और जाविये से भी देख रहा हूँ कि मल्टीकल्चरलिज्म कोई वन वे ट्रैफिक का नाम तो है नहीं कि जिसके तहत मैं अगर मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इंडियन बैकग्राउंड का समोसा खा लूँ, लेकिन अपना जो शवारमा है वो शेयर ना करूं, या इटालियन पास्ता मैं कबूल ना करूं। एक दफ़ा बात हुई थी हैमिल्टन में, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, तो बच्चियों ने एक वहाँ पे हिजाब डे सेलिब्रेट किया, उसमें गोरी बच्चियाँ थी, सब ने हिजाब पहना। तो मैंने लिखा था, मैंने कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म का अच्छा जेस्चर है, लेकिन इसको अदर वे अराउंड भी होना चाहिए, जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं वो भी एक दिन स्कर्ट पहन कर आए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये को वन वे ट्रैफिक नहीं है। मल्टीकल्चरलिज्म के सिर्फ आप मुझे दो, मेरी राइट्स दो, मेरा कल्चर सेलिब्रेट करो, मैं आपका कल्चर सेलिब्रेट ना करूं, ये मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है। मैं जो राकेश भाई आपसे खास तौर पर बात टच करना चाहता हूं अब, वो ये है कि हिंदुस्तान में मल्टीकल्चरलिज्म नून 5000 ईयर से एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें इतने रंग बिरंगी कम्युनिटीज और डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड के रहे। तो आपका एक्सपीरियंस मल्टीकल्चरलिज्म का वहां पे क्या रहा और यहाँ पे आपको आके क्या डिफरेंट लगा? देखिए, मुझे वहाँ पर एक इंटीग्रेशन अपने आप में ऐसा लगा कि एक दूसरे के साथ में इतने घुल मिल करके हैं, जो यहाँ पर पॉलिसी बने, वहाँ पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है कि कानून किस तरह से कहीं पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कम्युनिटी एक साथ में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों की बात कर ली जाए, अलग अलग, जैसे आपने कहा रंग बिरंगी बात कर दी जाए, तो वहाँ पे काले भी हैं, आपके गोरी भी हैं, आपके ईसाई भी हैं, आपके क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, और अगर कहीं कोई भी एक कम्युनिटी, जैसे वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर वो थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो बाकी सब लोग इकट्ठे होकर के आ जाते कि नहीं, वो स्ट्रांग, वो मजबूती वहाँ पर उस रूप में है। आज स्थिति ये हो गई जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कैनेडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हम सब बहुत अलग थलग पड़ गए हैं। हम मजबूर हैं। अगर आप किसी हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं, इंडियन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपका घेटो अपने आप में बन गया है। आप उसी सर्किल के दायरे में, आप उसी सर्किल में घूमते हुए आपका रास्ता मंदिर तक पहुँच जाता है। एक आप मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, आप मस्जिद तक पहुंच रहे हैं, आप बाकी और तो और छोड़िए कि वो जो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था जहां इस तरह की चीज़ें जैसे सेलिब्रेट होनी चाहिए थी, और कुछ जिसे कहते हैं सायास प्रयास, मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं, गवर्नमेंट ने बना दी पॉलिसी, अब आप जानो आपका काम जाने। जैसे अरुणा जी ने कहा कि कुछ एक जैसा होता है कि कभी इस तरह की पॉलिसी बनती है तो कुछ लोग जो दिमाग वाले, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो कहते हैं फ़ायदा हमारा कहाँ से होगा, वो फटाफट फ़ायदा लेने के चक्कर में होते हैं। उन्होंने ये एनजीओ बनाया, उन्होंने वो एनजीओ बनाया, इस नाम पर उस नाम पर ये शुरू हो गया। अब मेरा सवाल बेसिक ये है कि विमेंस राइट की यहाँ पर कैनेडियन कानून, आप डजेंट मैटर किस एथनिक बैकग्राउंड से आते हैं, कानून तो आपको इक्वली ट्रीट करता है, करना ही पड़ेगा उसको, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा सवाल यह कि जहाँ से भी आप आते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट से आते हैं, चाहे इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, वो जो कल्चर, जो वहाँ पर एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, उसको लेकर के आप जब यहाँ पर आ रहे हैं, उस इंटीग्रेशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे वहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को अगर एक हाथ लगा देते हैं, एक थप्पड़ लगा देते हैं, स्पैंकिंग कर देते हैं, तो वो बड़ा नॉर्मल है, कोई आपको पुलिस पकड़ेगी, यहाँ पर बिल्कुल पकड़ेगी आपको, लेकिन वो उसको बताना पड़ेगा पेरेंट्स को कि ये गलत है। आपको सर्टेन वो समय देना चाहिए, वो पीरियड देना चाहिए जिसमें आप इंटीग्रेट कर सकें। रहा सवाल इस बात का कि मैं किसी हद तक अरुणा जी आपसे नाइतफाकी रखूँगा कि
आप क्यों उम्मीद करती हैं कि पुरुष जो है, आदमी जो है, अगर वो आगे बढ़ कर के वो इन जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं औरत को अपने हक के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगी तो कोई ना कोई तो करेगा। वो कर रहे हैं, आदमी को काम पहले भी उन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको यहाँ पे मौका मिला हुआ है तो जैसे और आपने खुद इसको प्रूव किया, आपने एनजीओज में काम किया है और बहुत सारी महिलाओं ने उनको जब एहसास हुआ कि वो आगे बढ़ के कर सकती हैं, उन्होंने मौका लिया और कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप इक्वल हैं, तो आपको बार बार पुरुषों के संरक्षण की जरूरत क्या है? ओके, आपने 2-3 बातें कही, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। पहला ये कि आपने कहा कि यहाँ पर लॉ है और वो लॉ इक्वली है, सबके साथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मल्टी कल्चरल जब ये पॉलिसी शुरू हुई तो ऊपर से पुलिस वालों को ये कहा गया कि इमिग्रेंट का जो प्रॉब्लम है ना, ये इमिग्रेंट कम्युनिटी ही 80s में 90s में आई वॉज देयर ऑन द फ्रंट लाइन। तो पुलिस ऑफिसर जो कहते थे कि अच्छा, तुम, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं पुलिस के बाद गई, मेरे खून निकल रहा है, तो कहा जाके ना घर में अच्छी सी करी बनाओ और उसको खुश रखो, वो तुम्हें नहीं मारेगा, ऐसे कहते थे। तो इसके ऊपर इतने ढेर पेपर लिखे गए हैं कनाडा में कि इमिग्रेंट औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। ये शोर मचाना, उसमें पीछे हट जा रहा है, क्योंकि ये इनका कल्चर है, हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत सी औरतों ने रो के गवर्नमेंट पे प्लीड कर लॉ चेंज करवाया, क्योंकि ये पॉलिसी थी कि डोंट इंटरफियर इन इमिग्रेंट कम्युनिटीज़। पहली बात ये। दूसरा, आप ये कहते हैं कि औरतें अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़ी होती? जब उनके माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड सारे उनको मारते हैं और घर में बंद रखते हैं, तो वो किसके पास जाएंगी? वो जाके पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे तो वो हस्बैंड कहेगा तू तो गोरे आदमी के साथ बैठ के आई है, तू यहाँ क्या कर रही है? ये जिया हुआ है। यहाँ पर हजारों औरतें हैं जो इसमें से निकली हैं। तो आप जब कहते हैं कि आप मेरे से डिसएग्री करते हैं औरतों को, आज जो औरतें हमारी एमपीज बनी हुई हैं, एमपीपीज बनी हुई हैं, वो बिस्तर से उठ के एमपी नहीं बन गई। उनके जो बैटल्स हैं, औरतों ने उनसे पहले 30 साल पहले लड़े ताकि वो एमपीज बन सके। इसलिए जी, बहुत अच्छी बात घर वाले हैं जो उनको मार के बंद रखते हैं। तो आप यही नहीं कह सकते कि आदमी जो है वो वहां क्यों जाते, औरतें क्यों नहीं जाती? क्योंकि घर से उनको निकलने नहीं देते। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और ये वो इश्यूज हैं जो हम बैक होम्स पे में भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली साउथ एशियन बैकग्राउंड के, कि सप्रेशन है वुमेन का। यहाँ पे भी सप्रेशन है। कुछ आप जैसी जो सोशल वर्कर और सोशल लीडर्स हैं, उनकी मेहनतों से वो कम हुआ। बातचीत हम जारी रखेंगे। व्यूअर्स, हम बातचीत कर रहे हैं मल्टीकल्चरलिज्म और आइडेंटिटी क्राइसिस के इशू पे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और इनको हम एक ही शो में पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर सकते। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं मल्टीकल्चरलिज्म के, आइडेंटिटी क्राइसिस के, जैसा कि हमारे दोस्त राकेश तिवारी साहब ने और अरुणा दीदी ने कहा कि ये वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ, इस तरह कि हम परेशान हैं कि हम कौन हैं और कैसे हम कनाडा में अपनी शनाख्त करें। बातचीत आपसे जारी रखेंगे। मेरे साथ रहिए बिला तकल्लुफ शो में ताहिर गोरा के साथ। There's a lot of reasons why I'm really happy to be working with Greenish, but one of the main ones is their brand philosophy, which is also my personal philosophy, and that is embracing this passion for life. They develop products that help you live your life to the fullest in a wholesome and a healthy way. And Greenish products are really those that I trust, and I trust that you'll trust them as well, because it's all about living your life to the fullest. जिंदगी में कुछ मीठा तो चाहिए, मगर ये बात भी सच है कि शक्कर का इस्तेमाल डायबिटीज और मोटापे के अलावा बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के भी बड़े नुकसानात हैं। इसीलिए दुनिया भर के करोड़ों लोग अब कुदरती अज्जा से बना हुआ स्टीविया ही इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीनिश स्टीविया का जायका और अज्जा मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स में बेहतरीन है। सेहतमंद जिंदगी गुजारिए ग्रीनिश स्टीविया की कुदरती मिठास के साथ।
मजीद मालूमात के लिए किसी भी करीबी फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर या हमारी वेबसाइट www.greenish.com से रुजू करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बातचीत हम कर रहे हैं मल्टीकल्चरलिज्म की। मल्टीकल्चरलिज्म की जब बात होती है तो हमारे अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जब मल्टीकल्चरलिज्म की बात होती है तो हम कहते हैं कि भाई हम सब पाकिस्तानी बन जाएं, हमें एक दूसरे को सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं कहना चाहिए, बस सिर्फ पाकिस्तानी कहना चाहिए। मगर जब हम कनाडा आते हैं तो हम कहते हैं नो, गिव अस अ राइट, हम पाकिस्तानी हैं। तो कनाडा कहता है ये राइट आप ले लें, आप मल्टीकल्चरलिज्म को एंजॉय करें। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये इशू सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, ये इशू बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ है। मैं ये बात ठीक कर रहा हूँ राकेश भाई? आप देखिए, बात सीधी बात, मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाकी आपसे रखना चाहूँगा कि अगर ये बात सिर्फ साउथ एशियन के लिहाज से, इंडियंस के लिए, पाकिस्तानी के लिए बैकग्राउंड से, या बांग्लादेशी या श्रीलंकन बैकग्राउंड्स के लिए लिहाज से बात होती तो मैं शायद कहता कि नहीं, शायद ऐसा होगा। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये बात है। ठीक। जब गोरे भारत और पाकिस्तान में जब वहाँ गए तो उन्होंने अपनी ये पहचान बना के रखी। वो इंडियन नहीं बने, 200 साल तक रहे, इंडियन नहीं बने कभी। ठीक। वो कहीं भी गए, वो आज भी अपना बैकग्राउंड बना करके रखे हुए हैं। क्योंकि आज की तारीख में हम लोगों को पीछे छोड़ दिया जाए, आज की तारीख में इटालियंस हैं, वो आज भी इटालियंस हैं, कैनेडियन इटालियंस आप बोल दीजिए, आयरिश कैनेडियंस बोल दीजिए, तो सबने अपनी पहचान। तो अगर हम अपनी पहचान बना के रख रहे हैं, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये दुनिया एक बाग है और तो उसमें अलग अलग ढंग के फूल खुले हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बैकग्राउंड है, हमें अपने उस कल्चर को, उस विरासत को, उसको सहेजने का, उसको लेकर के आगे बढ़ने का पूरा हक है। बावजूद इसके कि उसकी बाउंड्रीज ये है कि हम किसी के ऊपर जुल्म ना करें, चाहे अपने बच्चे, चाहे जो भी हमारी तहजीब हो। इसमें कोई शक नहीं कि पुराना बहुत पुरानी तहजीब है, विरासत है हमारी, तो उसमें लेकिन अगर पुराने समय में कुछ गलत होता था तो उसको आज भी हम कैरी करें, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आज हम 2016 में बैठे हुए हैं तो उसकी कोई इजाज़त नहीं है। उसके जो अच्छे वैल्यूज़ हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करें, उसको लेकर के आगे बढ़ें, इसके लिए। लेकिन मैं इस बात की पुरजोर हिमायत करता हूँ कि हमें इसका पूरा हक, कि हमारी बहुत सारी चीजें हैं आज की तारीख के अंदर। यहां पर पड़ोसी का नाम नहीं जानता है। वहां पर आपको एक कस्बा पूरा होता है हजारों लोगों का, और हर बंदा एक दूसरे के बारे में पता रहता है। वो भी कहीं, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। रहा सवाल उसके साथ में हम लोग बात करते हैं, आपने विमेंस राइट की बात की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब इसकी भी मतलब फ्रीडम का मतलब क्या अंतहीन है क्या? कि रोड पर आप जा रहे हैं, वहां पर आपके पास में कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं, बाउंड्रीज बनी हुई हैं। आदमी और औरत के बीच में भी कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं। सर्टेन प्रोटेक्शन पूरी दुनिया के अंदर में औरतों को प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, बूढ़ों को प्रोवाइड किया जाता है, वो है। और एक दूसरे के साथ नॉर्म्स हैं, उन चीज़ों को लिया जाता है। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी आदमी, कोई भी हो, जैसे आपने बात की, आपने शुरुआत में बात की थी, और एक संस्कृत का एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है, हिंदुज़म के हवाले से कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मेरा ख्याल इस्लाम के अंदर भी मैंने कई बात हो रही थी, बोले कि हर धर्म के अंदर, मज़हब के अंदर कोशिश की गई कि उस वक्त के लिहाज से आज आप उसको एलोबरेट करें और उसको आगे बढ़ाएं, ना कि उसको कर्टेन करें और पीछे लेकर के जाएं। सवाल हमेशा है कि बेसिक पर जाएं। जब अगर आप बेसिक्स पर जाएंगे तो आपको हमेशा उसकी आपको पता लगेगा कि पुराने समय में ऐसा नहीं कि आज इंसानियत पैदा होगी, उस वक्त में भी ये इशू डिस्कस किए गए होंगे, बात आई होगी। इंसानियत मर्द और औरत दोनों को मिला करके बनी है। उस वक्त में भी औरतें ऐसे खड़ी हुई होंगी जो उन्होंने कहा होगा कि हमारे राइट्स हैं, उनको हमें मिलना चाहिए। वो पुराने हैं, उन्होंने बाकायदा डिबेट किया है। हिंदुज़म के अंदर में अगर बात की जाए तो गार्गी, मैत्री का उनका नाम आता है कि वो बाकायदा डिबेट करती थी, सवाल उठाती थी। वो ब्रह्मर्ष, वो परमात्मा को जानने वाली थी, उनका इक्वल लेवल होता था उस रूप में। तो सवाल ये है कि, लेकिन वही बात है, और बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर ये मेरी अपनी जाति समझ, जो मैंने समझ डेवलप की है, कि सबसे ज़्यादा अगर घरों में लड़कियों को दबाने वाली उनकी माँ होती है। वो लड़के और लड़की में सबसे पहले भेद करती है। वो लड़के और लड़की में बेटे को ज़्यादा खिलाएगी, बेटा ज़्यादा वहाँ पर जाएगा। मैंने किसी वक्त में इसके ऊपर कुछ लाइनें लिख रही थी और मैंने इस तकलीफ़ को अंदाज़ किया था, मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। और वो तकलीफ़ में एक छोटी सी बच्ची को मैंने देखा था और कविता के रूप में फूट पड़ी। मैंने लिखा था कि
ये है बच्ची उम्र की कच्ची, बात बताती लेकिन सच्ची। 7 साल की उम्र है उसकी, वो 7 साल की बच्ची थी। घर का काम सभी ये करती, यह स्कूल न जाती है पर ये रोज ही गाती है। भैया स्कूल जाएगा, पढ़कर वापस आएगा, इसको आता नहीं ख्याल, इसको होता नहीं मलाल। उस वक्त में इंडिया में आता था कि मेरा देश महान का शीर्षक था, राजीव गांधी जी का टाइम था। इसको आता नहीं ख्याल, इसको होता नहीं मलाल, लेकिन कल की रात जब हो गई जी ये बात गजब। गई पड़ोसी के ये घर, घर पर देखा टीवी पर, लड़का लड़की में नहीं भेद, रुकावट के लिए है खेद। तो बच्ची माँ के पास गई, बाप के पास नहीं, बच्ची माँ के पास गई, पूछी उससे ये बात नहीं, लेकिन ये क्या हाल हुआ, गाल क्यों उसका लाल हुआ, क्यों वह करने लगी रुदन, क्यों पीड़ित है उसका मन, क्यों वह है रोती जाती, क्यों अब गीत नहीं गाती। भैया स्कूल जाता है, पढ़कर वापस आता है, आकर दिखलाता है शान, मेरा देश महान, मेरा देश महान। तो सबसे पहली अगर इक्वालिटी की बात अगर करनी तो माओ को सीखनी होगी, जब वो बेटे और बेटियों में भेद करना बंद करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन सुधरेगी। देखिए राकेश भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहता हूँ। जब हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हेरिटेज छोड़ने की बात करते हैं। हम उन डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि जब हम अपने बैक होम्स में होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम एक हैं, यहाँ आके जब हम कहते हैं कि नहीं हम एक नहीं है, हम बिखरे बिखरे हैं। हेरिटेज को कैरी करना बहुत अच्छी बात है, मगर इशू ये है कि हम कनाडा में या अब दुनिया भर में रहते हुए जो बाग जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मल्टी कलर्ड जो कल्चर्स हैं, उनके जो फूल हैं वो आपस में किस तरह खिलाएं एक ही बाग में, वो एक साथ खिलेंगे, ऐसा नहीं होगा अलग अलग होंगे। मैं अरुणा आपकी तरफ आता हूँ इस क्लैरिफिकेशन के बाद, और आप इनकी चूंकि ये विमेन राइट्स को भी साथ साथ छेड़ रहे हैं मल्टीकल्चरलिज्म के साथ साथ, आप वो बेहतर इनको एड्रेस कर सकते हैं। मैं इनकी पहली बात से कहूँगी कि फ़र्क रिलीजन में औरतों को बहुत सी इज्जत दी गई है, आई एग्री 100%, और हम सारे अगर वो फॉलो करें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम है कल्चर का, ठीक है, और कल्चर इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, दो चीज को फर्क रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आपने कहा कि माएँ जो है औरतों को लड़कियों को मारती हैं और कंट्रोल करती हैं। अगर ये माँ अपनी बेटी को उसी तरह से पाले जैसे बेटे को पालती है, वो आज़ादी दे, तो सारी कम्युनिटी कहेगी माँ भी बदमाश और बेटी भी बदमाश। तो आप, आई एम टेलिंग यू, ग्राउंड रियलिटी शेयर आप बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। आप शायद आइडियलिस्टिक लेवल पर डिसएग्री करते हैं, लेकिन लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिए, लेट मी फिनिश। माएँ जो हैं, जो अप्रेस्ड है, वो नहीं चाहती कि उनकी बेटियां अप्रेस्ड हों, ओके, वो, लेकिन अगर वो बदनाम हो गई कम्युनिटी में और ये बहुत फॉरवर्ड है, ये स्कर्ट पहनती है, ये यूनिवर्सिटी जाती है, ये लड़कों से बात करती है, कंपटीशन करती है, तो कम्युनिटी वाले कहते हैं इसके साथ शादी कौन करेगा, लड़की भी बदमाश है, माँ भी बदमाश होगी। तो कम्युनिटी को कोई कुछ नहीं कहता कि भाई किस तरह से लड़की को पाले, और सब उंगली उठाने में बड़ी लाइन में लग जाते हैं, ओके। लेकिन यही वही माँ है जो अपनी 3 बेटियों को बचा के रखी है उन उंगलियों से, उन उंगलियों से जो इनको बदनाम करती हैं। 35 इयर्स में मैंने हजारों औरतों से बात की है, वो नहीं चाहती कि अपनी बेटियों को मारे और कंट्रोल में रखे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा, अगर बाप कहेगा मेरी ऑनर को क्या हुआ, तुमने हमें शेम कर दिया, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, वो भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, लेकिन कम्युनिटी का मुंह बंद करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई नहीं कहता। लेकिन माँ को दबाने के लिए, जो माँ प्रोटेक्ट कर रही है अपनी बेटी को कल्चर के अंदर रखने के लिए, उसको सारे बुरा कहते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आप रामायण में एक तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात क्या की है, कहते हैं कि एक संग नहीं हुई भुआलो, हंसब ठठाए फुलाए गालो। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आप इक्वलिटी की बात भी करें, दूसरा क्यों देगा आपको? आप खुद तो, अगर आप औरत हैं तो पहली जिम्मेदारी तो आप पर आयद होती है, आप पर आयद होती है कि आपने जो ऑपरेशन झेला अपनी जिंदगी में, आप अपनी बेटी को कम से कम उससे कुछ इंच आगे लेके जाएं। आप अगर खुद इक्वल नहीं हो सकती बेटे और बेटी के बीच में, आप समाज से क्यों उम्मीद करती हैं इस बात की? लेकिन पहला सवाल मेरा, वो ये तो भी डिपेंड करता है ना समाज कौन सा। देखिए, माफ कीजिएगा कि आपको ये, अगर जिसे कहा जाता है
ताहिर भाई, मैं पूरी माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपने हक के लिए खुद खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक, आप खुद पिट रहे हैं, आप आवाज नहीं निकाल रहे हैं, आपके लिए 4 आदमी खड़े होकर के क्या करेंगे? क्योंकि आप तो जाके अप्रेसर के साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही औरत कहती नहीं तुम्हारा बाप बिल्कुल सही कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? तो अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कहीं ना कहीं औरतों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, माओं को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने भीतर लेनी होगी कि हम अपने बेटे और बेटियों में फर्क करना बंद करें। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक्सट्रीम पर कहीं जाएं, उस लिमिटेशंस के साथ में परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, विजडम दिया, उसके हिसाब से चलें। अगर लड़के को पढ़ा रही है, लड़की को भी पढ़ाएं। पहली चीज़ बेसिक ये होती है कि आप ऐसा मत करें कि लड़के को तो पढ़ाएंगी लेकिन लड़की को आप पढ़ाना नहीं चाहेंगी। लड़का कुछ करना चाहेगा तो करने देंगे, लेकिन जहाँ भी आप देख लीजिए कि अभी के दौरान में जिन माओं ने अपनी बेटियों को, तो फिर आप बनाते हैं साइना नेहवाल बनाएंगे, फिर आप जो टेनिस स्टार है इंडिया के अंदर, उसकी माँ, उसके माँ पिता साथ में लगे, तब वो जाकर के इंटरनेशनल स्टार बनी, स्पोर्ट्स से लेकर हर जगह पे। देखिए, तो बात थोड़ी सी बात मैं दोनों दोस्तों से कहूँगा, जेंडर इक्वालिटी की तरफ ज़्यादा निकल गई। मल्टीकल्चरलिज्म में जेंडर इक्वालिटी का इशू तो है, लेकिन हम मल्टीकल्चरलिज्म के एक जो जनरल पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म के हवाले से आपने अरुणा ये अहम बात की, जहाँ से ये बात दूसरी तरफ भी निकली कि जेंडर इनइक्वालिटी बनी यहाँ पे कनाडा में बिकॉज ऑफ द मल्टीकल्चरल पॉलिसीज। कनाडा में भी, यूरोप में भी बनी। अब ये आपका एक अपनी पर्सनल स्ट्रगल भी है, आप इसके खिलाफ लड़ रही हैं, आप काम कर रही हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म पे जो मैं आज ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ वो है आइडेंटिटी क्राइसिस से मिली हुई ज़्यादा बात। उसमें थोड़ी सी हम बात ये करते हैं, आप अपने आप को जेंडर इक्वालिटी से ज़रा हट के निकाल के ये देखिए कि आप अपने आप को कैनेडियन सोसाइटी में कैसे देखती हैं। आप अपने आप को इंडियन देखती हैं, कैनेडियन देखती हैं, क्या आपका अपने बारे में परसेप्शन बनता है? मैं आपका सवाल आंसर करने से पहले एक बात कहूँगी कि जब से मल्टीकल्चरलिज्म यूरोप में या कनाडा में शुरू हुआ है, अब इस वक्त कई रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च की गई हैं कि यूरोप में साउथ एशियन लड़कियां जो हैं वो 3 times मोर सुसाइड कर रही हैं। कनाडा में भी इमिग्रेंट कम्युनिटी के अंदर जो सुसाइड्स हैं सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट लड़कियों में हो रही है। ओके, एंड दैट इज़ क्यों वो अपने राइट के लिए खड़ा होना चाहती हैं, अपनी फैमिली के लिए, और बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत मारपीट होती है, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। तो अगर आप कहते हैं कि लड़कियां क्यों नहीं खड़ी होती, ऑनर किलिंग्स क्यों हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो यहाँ कनाडा में 24 ऑनर किलिंग्स हो गई हैं या लड़कियों को मार दिया क्योंकि वो अपने राइट के लिए खड़ा होना चाह रही हैं। ओके, सो दैट इज अ ग्राउंडेड फैक्ट, एविडेंस बेस्ड फैक्ट फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट्स। तो आपने कहा कि मैं अपने आप को कैसा देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ, चाहे आप मुझे कनाडा में बिठा दें, चाहे जर्मनी बिठा दें, चाहे चांद पे बिठा दें, चाहे मैं हमेशा देसी रहूँगी। वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो निकल नहीं सकता। लेकिन मेरी कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी बारबैरिक प्रैक्टिसेस हैं जिससे मुझे नफ़रत है। वो ये कि औरतों को रिप्रेस करना, मारना, पीटना, बुज़ुर्गों को कभी कभी बहुत बुरी तरह से हम कनाडा में ट्रीट कर रहे हैं। ये बुज़ुर्गों के साथ जो क्या हो रहा है साउथ एशियन कम्युनिटी में, इसके तो कभी बात ही नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बुरी लगती हैं। लेकिन मेरी कम्युनिटी में ये भी है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये हम भूलते जा रहे हैं। पैसे लगाने में, पैसे कमाने में माँ बाप को बेबी सिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है, मैं देसी हूँ, मैं इंडियन हूँ, जो कुछ भी आप कह लीजिए, वो मैं चाहूँ भी तो बदल नहीं सकती क्योंकि वो मेरे खून में है। एंड आई एम वेरी प्राउड। मैं पंजाबी देसी, आई एम फर्स्ट पंजाबी इमिग्रेंट वुमन जो यूनाइटेड नेशंस में गई कनाडा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पंजाबी इंडियन। ओके, तो वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, वो पिघल भी नहीं सकता। लेकिन
इस वक्त कनाडा में मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं पढ़ूं और लोगों को समझाऊं कि हमारे कल्चर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको हमें फॉरवर्ड करना चाहिए, उनको, और ये बारबेरिक कल्चर जो है इनको पीछे छोड़ना चाहिए। सो व्हाट एम आई एम हु आई एम। मैं कनेडियन पहले, आई एम ए कनेडियन ऑफ इंडियन हेरिटेज। वंडरफुल। आप बारबेरिक प्रैक्टिसेस की बात कर रही हैं तो मुझे प्रीवियस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का वो बिल याद आ रहा है जो मैंने शुरू किया, जो आप ही ने शुरू किया था, मैं इसी पे ला रहा हूँ। और इस फ्रेज पे जो गोरा प्रेस है, मैं नहीं, मेरा तो नाम इत्तफाकन गोरा है, जो वाइट मेन स्ट्रीम कॉकेशियन प्रेस इन कनाडा है, वो बहुत ऑफेंडेड हुआ। मैं, चूँकि आपने ये टर्म दी, तो मैं वो जानना चाहूँगा कि ये मल्टीकल्चरलिज्म के इस सारे खेल में वो क्यों ऑफेंड हुआ। बिकॉज ऑल कल्चर्स आर ब्यूटीफुल बट सम पार्ट्स इन एवरी कल्चर आर नॉट इक्वल। द कल्चर दैट सपोर्ट्स जेंडर इनइक्वालिटी could not be equated with a culture that supports gender equality। तो वो क्यों ऑफेंड हुआ? ये मल्टीकल्चरलिज्म के खेल में क्या हो रहा है? वो ऐसा हुआ कि वैंकूवर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर जेसन कैनी आके मेरे टेबल पे बैठ गए। हफ्ते पहले मैंने एक हॉस्पिटल में एक 8 साल की लड़की को देखा जिसके सारे प्राइवेट पार्ट काटे हुए थे, बुरा हाल था, सूजी हुई थी, मरने वाली थी। तो मुझे बुलाया वहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए। मैं बहुत ही गुस्से में थी। फिर उस हफ्ते पहले एक औरत का सुसाइड हुआ। एक औरत थी जिसका बुरा हाल था, जिसको मैं और मेरे हस्बैंड कार में बिठा के ऑटोवा लेके गए। मैंने रोना एम्ब्रोस को कहा, तू संभाल, तू स्टेटस ऑफ वुमेन के प्राइम मिनिस्टर है, यू लुक आफ्टर इट, आई एम फेड अप। ये हुआ तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई जली भुनी थी। कैनी मिस्टर जेसन कैनी आके बैठ गए, तो वो कहते हैं हाउ आर यू। उन्होंने मुझसे गलत सवाल पूछ लिया तो मैंने जो उनको ऊपर जो मेरे मुंह से निकला मैंने खूब उनको सुनाई। मैंने कहा, तो वो मुझे शक्ल देख के कहते हैं, आई एम अ वाइट मैन, व्हाट कैन आई डू। मैंने कहा, यू आर अ पॉलिटिशियन, यू कैन मेक अ लॉ दैट बारबेरिक कल्चरल प्रैक्टिसेस विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो ये दो हो गया सारा। तो मैं गुस्से, तो वो बेचारा मेरे पास आया ही नहीं पूरे हफ्ते, कॉन्फ्रेंस में दूर ही रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये बिल नाम है उसका कल्चरली बारबेरिक प्रैक्टिस है। मैंने कहा, ओ माय गुडनेस, मैंने तो गुस्से में ये कहा था, उन्होंने तो सचमुच में ये नाम रख दिया। तो सब लोग कहने लगे कि इसको बारबेरिक मत बोलो। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ पर 7-8 क्लिनिक्स खुली हुई हैं जहाँ पे औरतें जाके देखती हैं अपनी फीटस को, और अगर वो लड़की है तो उसको अबॉर्शन करवा देते हैं। ये इट इज़ अ बारबेरिक प्रैक्टिस, ओके, एंड नोबडी सेइंग एनीथिंग। यहाँ से 16-17 साल की कनेडियन सिटीजन्स हैं, उनको बैक होम ले जाके उनकी बुड्ढों के साथ शादी कर देते हैं और वो बेचारी वहाँ चाइल्ड बर्थ में मर जाती हैं। इनके साथ मैं क्या क्या कहानियाँ बताऊँ आपको, ये सारा हो रहा है इनके साथ। तो मैंने कहा, ये ब्राउन औरतों के साथ हो रहा है तो आप गोरों को इसको कोई फर्क नहीं, ये कनेडियन सिटीजन्स हैं। तो बारबेरिक जो है नाम रखना चाहिए क्योंकि दीज आर बारबेरिक। अगर ये गोरों की लड़कियों के साथ हो रहा होता तो धूम मच जाती दुनिया में कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हम ब्राउन हैं तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मीडिया को ये लफ्ज पसंद नहीं आया कि बारबेरिक, कल्चरल इनसेंसिटिव कि हम वोट नहीं मिलेगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हमें इमिग्रेंट्स की वोट चाहिए। अब तुम्हें वोट चाहिए है या तुम्हें सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है? इन बच्चियों के लिए कौन बोलेगा? बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं और मैं आपको बुलाता रहूँगा चूँकि ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं कि किस तरह पॉलिटिशियंस हमारे कनाडा में भी और पूरी दुनिया में भी वो अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं और सिस्टम को हिलाना आपका भी काम है, मेरा भी, राकेश भाई आपका भी, और हम सब का काम है। चूँकि अब चीज़ें ओवर द बोर्ड जाती जा रही हैं, बहुत बुरा हाल है। और ये बातें हम उर्दू, पंजाबी और हिंदी में भी कर रहे हैं, जैसा कि करते रहेंगे, और अंग्रेज़ी में भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हम कैनेडियन पॉलिटिशियंस को, पर्टिकुलरली एज वी लिव इन कनाडा, और पॉलिसी मेकर्स को
हम इनको शेक करें, हम इनको इंटरनेट जोड़ें। पे मेरे पेपर्स हैं, इनको Absolutely पढ़ना correct. चाहिए कि कनाडा में क्या हो रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है? अरुणा पैप। मेरा नाम अरुणा पैप टाइप करेंगे तो बहुत बहुत कुछ कुछ निकल आएगा, मिल बिल्कुल। जाएगा। बहुत शुक्रिया। और राकेश भाई, आखिर में कोई बात आप शामिल करना मैं चाहिए सिर्फ इस इतना बहस में? कहूँगा कि एक बहुत पुराना शेर है कि मैं चाहता हूँ निज़ाम कुहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। तो मेरे ख्याल है उठो बढ़ो मेरी दुनिया ये के है आम हमारे इंसान बस हो। की बात है। हाँ, ये हमारे बस की बात है। है। तो कि जो गलत है वो गलत है, उसको किसी भी तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर ये बारबैरिक प्रैक्टिसेस हैं तो वो बारबैरिक प्रैक्टिसेस उनको बंद होना चाहिए। जो गलत है उसको साफ, और मीडिया में हम लोग बैठे हुए हैं तो हमें ये कहने का साहस होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ इस बारे में पूरी तौर से, कि जो गलत है वो गलत है। जी। और चाहे वो बच्चियों को ले जाकर के शादी कराना हो, ज़बरदस्ती शादी कराना हो, या उनके ऊपर घर के ऊपर अत्याचार करना हो, किसी भी माध्यम से अगर अत्याचार किया जाता है तो वो गलत है। और मल्टीकल्चरल के झंडे के नीचे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। आज के समय में 2016 में जब हम बात कर रहे हैं तो हम तो कहीं ना कहीं हम उन पुरानी जो हमारी रवायतें हैं जिसके अंदर इक्वालिटी की बात भी की जाती है, और जहाँ पर 1000 बार जो बात गलत है वो गलत है, सीधी बात। और उसके लिहाज से कहीं भी अगर पॉलिटिशियंस इसको प्रश्रय देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वोट पॉलिटिक्स और एनीथिंग एल्स, वो कंडेमेबल है और हमें इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राकेश भाई और बहुत शुक्रिया अरुणा दीदी। व्यूअर्स, आपने बहुत काम की बातें सुनी और आखिर में राकेश कह रहे थे कि वोट की मांग में जो हमारा सिस्टम करप्ट होता जा रहा है, हमें उसके ख़िलाफ़ बात करना है। और अब कनाडा में भी मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे अच्छी बात ये हुई कि हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ की हो रही हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं कल्चर बैक होम का भी लाया जा रहा है। बेला तकल्लुफ़ टॉक शो में हम पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ और आइडेंटिटी क्राइसिस के इश्यूज़ और उनसे मिलती जुलती जितनी बातें हैं उन पर बातचीत आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.